इस सेशन में हम बात करेंगे कर चले हम फिदा कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों को और उनके उत्तरों को पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके टर्म टू एग्जाम्स के लिए कुछ आपकी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? यानी ये जो कविता हमने पढ़ी है कर चले हम फिदा, इसका जो विषय है वो किसको आधार बनाकर लिया गया है? तो उस बात का कोई आधार है या कवि ने ऐसे ही इमेजिनेशन से कोई एक कविता लिख दी है? तो ये प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है। इसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल कोई बैकग्राउंड है इसका? ये गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। यानी जो ये कविता है इसका जो विषय है वो 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ है ये उसकी पृष्ठभूमि है। यानी ये वहाँ से इसका विषय लिया गया है और उसको ध्यान में रखते हुए ये कविता लिखी गई है, जहाँ सैनिकों के विषय में बताया गया कि सैनिक कहते हैं कि हम अपने इस देश के लिए, वतन के लिए जो है अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और इसी तरीके से प्रत्येक देशवासी को भी ये वो हिम्मत दे रहे हैं कि वो भी अपने देश के लिए जितना उनके अंदर हिम्मत है उस हिम्मत का प्रयोग करके डट के खड़े रहे अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो इसकी जो पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कहाँ से ली गई? 1962 में जो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था वो वहाँ से लिया गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यही हमें बताता है कि 1962 में भारत चीन के युद्ध से संबंधित ये कविता है कर चले हम फिदा। प्रश्न नंबर 2, सर हिमालय का हमने झुकने दिया। जब ये पंक्तियां कविता में बोलती हैं कि सर जो है हिमालय का हमने ना झुकने दिया, यानी हमने अपने देश की संपूर्ण रक्षा की है, जो उसका सर है, जो उसकी शान है, उसको हमने झुकने नहीं दिया, उसको सलामत रखा। तो इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? यहाँ पर जो हिमालय वो यहाँ पर इस पंक्ति में किस चीज का प्रतीक है? जिस तरीके से हिमालय जो है हमने उसका सर झुकने नहीं दिया, तो हिमालय का कोई सर तो है नहीं जो उसे हम झुकने दें। वो तो इंसानी बात होती है कि इंसान का सर झुकने नहीं दिया जाता, उसकी इज्जत की बात होती है। हिमालय को तो हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हिमालय एक प्रतीक के रूप में है जिसका प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया, तो वो प्रतीक क्या है? हिमालय जो है वो भारत के मान सम्मान का यहाँ पे प्रतीक है कि उस मान सम्मान को हमने झुकने नहीं दिया, वो हमारी शान है। तो सैनिकों ने उसकी रक्षा करके भारत के मान सम्मान को बनाए रखा। तो मान सम्मान का प्रतीक है वो यहाँ पर। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा है। इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये पता चलता है। अगला प्रश्न है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? जब हम कविता पढ़ते हैं तो एक पंक्ति ऐसे भी हमारे सामने आती है जहां पर ये बोला जाता है कि धरती को दुल्हन कवि बोलता हुआ नजर आता है। तो कवि धरती को दुल्हन क्यों कह रहा है? जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मतलब अपनी जो जान है उसको बलिदान करके धरती को खून के लाल रंग से सजा दिया। इसलिए इस गीत में धरती को दुल्हन कहा गया। तो धरती को दुल्हन क्यों कहा गया? जिस तरीके दुल्हन जो है वो लाल जोड़े में दिखा देती है, उसी तरीके से भारतीय सैनिकों ने उस दुल्हन की रक्षा करने के लिए अपने जान का बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आहुति देने से वो धरती जो है खून से लबालब हो गई, उनके लाल खून से वो सज गई धरती। तो इसलिए इस गीत में धरती को जो है वो दुल्हन कहा गया है। प्रश्न नंबर 4, इस गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? आपने हमेशा से बचपन से, स्कूल टाइम से हम सब ने कर चले हम फिदा जान तन साथियों ये गीत गुनगुनाया, लेकिन अब पाठ्यक्रम में जुड़ा है तब अब हमने इसका अर्थ समझा है। तो इस कविता में ऐसी क्या बात है, इस गीत में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से लोग इसे, भले ही इसका चाहे अर्थ ना जान रहे हो, लेकिन उनको इस बात से देश के लिए कोई संदेश मिल रहा होता है, उसको समझते हुए उस गीत को याद रखते हैं। तो ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो याद रखते हैं? तो गीतों में जो है भावनात्मकता होती है, मार्मिकता होती है, सच्चाई होती है। भावनात्मकता इमोशनली एक कनेक्ट होता है, मार्मिकता होती है उसके तहत तक हम उसको जानते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, हृदय से जुड़े रहते हैं। उसमें सच्चाई होती है, योग्यता होती है, संगीतात्मकता होती है, कुछ लयबद्धता होती है, आदि गुण होते हैं जिससे वे जीवन भर याद रह जाते हैं। कर चले हम फिदा जो गीत है उसमें बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है, जो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में रच बस जाती है। अब गीत जो है हमें वो इस वजह से याद होते हैं क्योंकि वो उसमें
भावनात्मकता होती है, मार्मिकता होती है, सच्चाई, योग्यता, संगीतात्मकता और लयबद्धता होती है। इस वजह से लोगों को गाने गीत जो है वो याद रहते हैं। लेकिन जो कर चले हम फिदा गीत है वो लोगों को मूल रूप से इसलिए याद रहता है क्योंकि इसमें बलिदान की भावना, देशभक्ति की भावना झलकती है। इस वजह से हिंदुस्तानियों के दिमाग में ये चीज़ें जो है रच बस जाती हैं। कैफी आजमी ने जिस काफिले के आगे बढ़ते रहने की, किस काफिले के आगे बढ़ते रहने की बात की? कैफी आजमी जो इस कविता के कवि हैं, उन्होंने कविता में किस काफिले के आगे बढ़ते रहने की बात कही है? कवि ने इस कविता में देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले लोगों के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। यानी कवि ने किसको आगे बढ़ाते रहने की बात की है? जो लोग देश की रक्षा के लिए, देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए सबसे आगे खड़े मिलते हैं, वो काफिला जो है, वो जो भीड़ है, उसको आगे बढ़ाते रहने की बात कही है, उनको हिम्मत देने की बात की है, जिससे कि देश के जो युवा हैं वो निरंतर देश की रक्षा के लिए, उसकी मान सम्मान को बनाए रखने के लिए ऐसे ही आगे आते रहें, उस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की है। कुर्बानी का यही सिलसिला निरंतर चलता रहना चाहिए। देश पर कुर्बानी देने वालों की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। तो देश को बचाए रखने के लिए, उसके मान सम्मान को बचाए रखने के लिए कुर्बानी जो देने वाले हैं, जिनको अपनी जान की बिल्कुल फिक्र नहीं है लेकिन वो अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की नितांत आवश्यकता रहती है। इसलिए कैफी आजमी जो है उन्होंने इस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। प्रश्न नंबर 6, सांस थमती गई नब्ज जमती गई का भाव स्पष्ट कीजिए। सांस जो है वो थमती जा रही है, यानी मृत्यु के करीब है सैनिक, नब्ज जो है, नसें भी हैं वो जमती जा रही हैं, उसके बाद भी वो देश की रक्षा के लिए जम कर खड़ा है, उसके अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो उसके लिए, देश के लिए डट कर लड़ सकता है। तो ये पंक्तियां जो है विपरीत परिस्थितियों में भी को उजागर करती है। विपरीत परिस्थितियां यानी जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, विपरीत है। हिमालय की उत्तरी सीमा में बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ तक कि अत्यधिक ठंड से नब्ज तक जम जाती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने देश के गौरव को कम नहीं होने देना चाहिए। ऐसा जज्बा लिए हुए सैनिक जो है वहाँ पर खड़े रहते हैं और वो सांस थमने तक की हालात में आ जाते हैं, नब्ज जम जाने वाली हालात पर आ जाते हैं, फिर भी देश की रक्षा के लिए वो डट कर खड़े रहते हैं। प्रश्न नंबर 7, बांध लो अपने सर से कफन साथियों कहकर कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो पंक्ति कवि ने बोली है कि बांध लो सर से अपने कफन साथियों कहकर, जो है कवि इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहा है, क्या प्रेरणा देना चाह रहा है, क्या समझाना चाहता है, क्या विषय लेकर इस कविता के माध्यम से आया है? कवि कहते हैं कि हमें देश सेवा का एक अवसर मिलने जा रहा है साथियों, हमें भी अपने सर पर कफन बांधकर देश पर बलिदान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। कफन बांधकर यानी कि मौत के डर को पीछे छोड़कर उसको कफन को जो है अपने सर पे बांधकर हमें देश के लिए बलिदान देने के लिए आगे तत्पर होकर खड़े होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, बागपन से क्या अभिप्राय है? जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत न यानी कि ऋतु। जब हमने पढ़ा कविता जो पढ़ाई है तो कविता में जो आपको प्रत्येक पंक्ति के साथ कविता समझाने की बेहतरीन तरीके से कोशिश की है। कविता को जरूर समझें प्रश्नों को समझने से पहले। तो इसलिए यहाँ पर पंक्ति में ये शब्द है बागपन और फिर ये पंक्ति आई है जान देने की रुत रोज आती नहीं, यानी रुत यानी ऋतु यानी मौसम के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? बागपन से अभिप्राय जवानी के जोश तथा लड़ने मरने के उत्साह से है। जान देने की जो रुत है वो रोज नहीं आती है, यानी ये मौका जो है देश के लिए अपना बलिदान देते हुए भी देश की हिम्मत बनकर उसके लिए लड़ने के लिए, उसकी मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हर रोज मौका नहीं मिलता है। अगर आज मौका मिला है तो आप उस मौके का इस्तेमाल करके देश के लिए कुछ करने के लिए, कुछ भी जो आपसे बन पड़े वो करने के लिए आप सामने जरूर खड़े मिलें। तो के माध्यम से जो है कवि कहना चाहता है कि देश के लिए न्यौछावर होने की घड़ी जो है वो बार बार नहीं आती है। अतः कवि देश के लिए मर जाने को और जान दे जाने को प्रोत्साहित करता है यहाँ पर। तो कवि जो है वो अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से हर एक युवा को देश के लिए अपना बलिदान देने को कहता है, जिससे कि देश की रक्षा हो सके, उसका मान सम्मान बना रहे। तो बागपन क्या होता है? यानी कि लड़ने मरने का जो उत्साह है, जो जवानी का जोश है, उस जोश का इस्तेमाल करके देश की रक्षा करने के लिए वो प्रेरित कर रहा है। प्रश्न नंबर 9, कर चले हम फिदा शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी ये शीर्षक जो है कितना उचित है, इसकी ये कितना सार्थक है। कविता का जो शीर्षक है वो सार्थक है क्योंकि ये कविता देश पर जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के
हृदय की आवाज़ को बयान करती है। यानी वो सैनिक जो देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने को तैयार हैं, उनके लिए ये कविता जो है लिखी गई है, जिन्हें अपने कर्म पर नाज है तथा आने वाली पीढ़ियों से वो कुछ अपेक्षाएं यानी कि उम्मीद करते हैं कि वो भी इसी तरीके से देश की रक्षा करने के लिए आगे खड़े मिले। तो इस तरीके से ये शीर्षक तो बहुत ही बेहतरीन है, सार्थक है, उचित है कि कर चले हम फिदा, यानी हम चल रहे हैं अब यहाँ से और अपनी जान को देश पर फिदा करके। प्रश्न नंबर 10, जमीन पर खून से लकीर खींचने का क्या अर्थ है? दुश्मनों के लिए कवि ने क्या उपमा यानी उदाहरण। जमीन पर खून से लकीर यानी लाइन खींचने का अर्थ दुश्मनों के लिए सीमा रेखा निर्धारित करने से। जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, ये बोला जाता है, सैनिकों को हिम्मत दी जाती है कि जिस तरीके से लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, वैसे ही सैनिक जो है अपने खून से लकीर खींचते जिससे कि दुश्मन जो है उससे अपने देश में जो है कदम ना रख सकें, उस सीमा को पार न कर सके। तो सीमा रेखा निर्धारित करने से है। दुश्मनों के लिए कवि ने रावण की उपमा दी है और दुश्मनों को उन्होंने रावण के समान बताया है। जिस तरीके से रावण से रक्षा के लिए सीता के सामने लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, वैसे ही सैनिकों को हिम्मत दी जा रही है और कहा जा रहा है अपने खून से सीमा रेखा निर्धारित कर दो कि दुश्मन को पता लग जाए कि वो इससे आगे जो है अपनी सीमा को लांघ नहीं सकता है। प्रश्न नंबर 11, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि जो है यहाँ पर साथियों किसको कह रहा है? कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया है। सैनिकों का मानना है कि वे इस देश की रक्षा के लिए बलिदान की राह पर बढ़ चले हैं, उनके बाद ये राह सूनी ना हो जाए, यानी कि जो सैनिक अभी देश के लिए खड़े हैं सामने, उनके बलिदान के बाद ये राह सूनी ना पड़ी रह जाए, देश की रक्षा अधूरी ना रह जाए, इसके लिए वो हिम्मत दे रहे हैं, साथियों को अपने प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे बाद भी ये कतार जो है कम नहीं पड़नी चाहिए देश की रक्षा के लिए। उनके बाद आने वाले भी देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने को तैयार रहें। तो कवि जो है साथियों शब्द कहकर वो सैनिक साथियों व देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 12, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस और संकेत करता है? सर पर कफन बांधना कवि जो है यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि इस सर पर कफन बांधने का अर्थ होता है मौत के लिए तैयार हो जाना। यह गीत शत्रुओं से रणभूमि यानी कि जिस भूमि पर लड़ा जाता है वो रणभूमि जो है वो लड़ाई करने के लिए एक निर्धारित स्थल होता है, इसलिए उसे रणभूमि बोला जा रहा है। तो ये गीत शत्रुओं से रणभूमि में लड़ने की ओर संकेत करता है। सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं तो वे देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए प्राण तक देने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए कवि ने सर पर कफन बांधना जो है पंक्ति का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है मौत के लिए तैयार हो जाना। अब जो ये गीत है वो शत्रुओं से रणभूमि में लड़ने की ओर संकेत करता है और सैनिक जब युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं तो देश के मान सम्मान की, यानी वो सैनिक जो है वो देश के लिए बलिदान देने को तैयार रहते हैं, जिससे कि देश का मान सम्मान जो है उसकी रक्षा हो सके और उसकी रक्षा करके अपने प्राण देके अपने प्राणों को न्यौछावर करके उसके मान सम्मान को बनाए रखे। प्रश्न नंबर 13, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में। अर्थ, व्याख्या, कुछ भी समझ लीजिए आप, यानी इस कविता का जो मुख्य विषय है, इस पूरी कविता में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है, तो प्रतिपाद्य का मतलब भी यही समझिए आप। और जो आप कविता में समझ रहे हैं, जो विषय कवि ने हमें पेश किया है, वो हमें सब यहाँ पर बताना है। प्रस्तुत कविता को देश के सैनिकों की भाषा में लिखा गया है, यानी ऐसे कविता को प्रेजेंट किया गया जैसे किसी सैनिक ने ही लिखा है। तो प्रस्तुत कविता को देश के सैनिकों की भाषा में लिखा गया है, जो कि उनके देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से ये बताया गया कि युद्धरत यानी युद्ध में शामिल जो सैनिक हैं अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इन्हें अपने प्राणों को ही अर्पित यानी देना क्यों ना पड़ जाए, अपने प्राणों को देना क्यों ना पड़ जाए। साथ ही इन्हें आने वाली पीढ़ियों से ये भी अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है कि वे भी उनके शहीद होने के बाद इस देश के दुश्मनों से डटकर मुकाबला करें जैसे वे कर रहे हैं। उनका मानना है कि देश पर जान देने के मौके बहुत कम मिलते, अतः ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। और ये सब जो है हम अपनी कविता में इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ बड़े प्रश्न जो है, मान लीजिए आपको 3 to 5 मार्क्स के जो प्रश्न आते हैं वो इनमें इंक्लूड हो सकते हैं, वो पढ़ेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1, जान देने की रुत रोज आती नहीं,
यानी जान देने की जो ये ऋतु है वो रोज नहीं आती, यानी मौके, ऋतु का मतलब यहाँ पर क्या है, मौके। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, जो उक्त पंक्तियां हैं इसमें निहित, इसमें शामिल जो संदेश है अपने शब्दों में हमें लिखना है। उत्तर है इसका कि जान देने की ऋतु जो है वो रोज नहीं आती है। इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि मनुष्य को जीवन में जिंदा रहने के अवसर तो बहुत मिलते हैं, परंतु देश की जो आन बान शान है उसकी रक्षा करने जैसा पुनीत कार्य करते हुए मरने का मौका एक ही बार मिलता है। ऐसा अवसर सीमा पर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों को ही मिल पाता है। अक्सर जो है सीमा पर सैनिक ही खड़े होते हैं, आम जनता तो नहीं खड़ी होती। सैनिकों को उस लायक बनाया जाता है, उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और माहौल कितना अनुकूल बिल्कुल नहीं होता, प्रतिकूल होता है। यानी कि आप देखेंगे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही होगी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, तो चाहे जैसा भी मौसम हो, कितनी भी परेशानियां हो, शारीरिक रूप से सैनिकों को इतना मजबूत कर दिया जाता है, मानसिक रूप से भी मजबूत करने की, उन्हें प्रेरणा देने की कोशिश की जाती है कि उन्हें देश की रक्षा के लिए इस सीमा पर खड़े रहना है। तो आम व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है। तो अगर ऐसा मौका मिलता है कि आम व्यक्ति को भी मौका मिल रहा है तो आप देश की रक्षा के लिए सामने खड़े मिले, ऐसी उम्मीद जो है सैनिक लोग जो हैं, हमारे सैनिक जो भाई हैं, वो उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं देशवासियों से कि वो देश की रक्षा के लिए, अगर उन्हें कभी ऐसा मौका मिले, हर रोज़ तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर ऐसा कभी मौका मिलता है तो वो ज़रूर इस मौके का इस्तेमाल करें, जिससे वे अमर हो जाते हैं। उक्त पंक्ति में निहित जो संदेश ये है कि हमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यानी देश के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो उसका इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, राम और लक्ष्मण का प्रतीकार्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि घायल सैनिक उन्हें कौन कौन सी जिम्मेदारी सौंपकर शांति से मौत की गोद में चिर विश्राम करना चाहते हैं। सैनिक जो है, जब जब जिन जिन सैनिकों का बलिदान होता है, वो सैनिक जो है अपने सैनिक भाइयों को ये उम्मीद देते हैं, ये आप कह सकते हैं प्रेरणा देते हैं कि उन्हें देश की रक्षा के लिए किस तरीके से अडिग रहना है और अटल रहना है, जिससे कि देश की रक्षा हो सके, उसका मान सम्मान बना रहे। तो राम और लक्ष्मण के प्रतीकार्थ शब्द को इस्तेमाल किया गया, उदाहरणों की बात की गई है और उससे उनको प्रेरणा दी गई है कि घायल सैनिक जो है उन्हें कौन कौन सी इसके जरिए जिम्मेदारी देकर जाते हैं, सौंपते हैं उसे, और ताकि शांति से वो मौत की गोद में जा सके। यानी कि अगर उनके बाकी सैनिक भाई जो है उस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से समझकर उस जिम्मेदारी को ले लेते हैं, तो जो बलिदान देने वाले सैनिक भाई होते हैं उनको भी मानसिक रूप से शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है कि हमारे बाकी सैनिक भाई जो है देश की रक्षा में यूं मेहनत करते रहेंगे, उनको अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है। तो ऐसी कौन सी बातें कविता में हमें देखने को मिलती हैं। राम और लक्ष्मण हमारे देश के उन साहसी और वीर युवाओं के प्रतीक है जो देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए जान देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। सर्वस्व यानी अपना सब कुछ भी देकर वो देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में घायल जो सैनिक है, इन युवाओं को भारत माता रूपी सीता की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप कर शांति से मौत की गोद में चिर विश्राम करना चाहते हैं। यानी यहाँ पर जो भारत माता है उनको माता सीता समझा गया है, जिसकी रक्षा के लिए सैनिकों को राम और लक्ष्मण बताया जा रहा है, जिससे कि राम और लक्ष्मण की तरह वो सीता की रक्षा कर सके, यानी धरती माता की रक्षा कर सके, और उसकी जिम्मेदारी सौंप कर वो शांति से मौत की गोद में विश्राम करना चाहते हैं। ये वीर सैनिक चाहते हैं कि उनके मरने के बाद भी भारत माता जो है, भारत माता रूपी जो सीता है, उनके ऊपर कोई अपनी कुदृष्टि यानी अपनी कोई बुरी नजर रावण की तरह ना डाल सके। तो इस तरीके से यहाँ सैनिक जो है राम और लक्ष्मण की तरह उन्हें हिम्मत से काम लेने की, हिम्मत से जो है देश की रक्षा करने के लिए हिम्मत जुटाने के लिए कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये भारत माता जो है वो सीता माता की तरह है, जिसकी रक्षा में लक्ष्मण और राम जो है वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उसी तरीके से आपको भी अपने देश की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। प्रश्न नंबर 3, कर चले हम फिदा गीत में देशवासियों के लिए निहित उसमें शामिल जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो उसको हमें अपने शब्दों में लिखना है कि हमें इस कविता से क्या मोटिवेशन जो है वो मिलती है।
कर चले हम फिदा गीत में देशवासियों को अपनी मातृभूमि अर्थात भारत माता की रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है। पूरी कविता में जो है देश से संबंधित, ये देशवासियों के लिए एक कविता है, सैनिकों से संबंधित कविता है, जिसमें देश की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए देशवासियों को भी प्रेरित किया जा रहा है और सैनिकों के बलिदान को बताया जा रहा है। तो कर चले हम फिदा गीत जो है उसमें देशवासियों को अपनी मातृभूमि अर्थात भारत माता की रक्षा करने की प्रेरणा दी जा रही है। हमारे देश पर जब शत्रु के हमले की स्थिति होती तो उसकी लोलुपता देश की स्वतंत्रता और आन बान के लिए खतरा बन जाए तो प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा करनी चाहिए। यानी जब शत्रु हमारे देश को कब्जाने के लिए देश की स्वतंत्रता और आन बान शान पर हमारे खतरा जब बन जाए तो देशवासियों को अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी देश की रक्षा करनी चाहिए। देश की रक्षा करते समय कितनी भी विषम, कितनी भी बेकार और प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, उसका सामना क्यों ना करना पड़े, हमें उनका सामना करना चाहिए और भूल कर भी कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। हमें बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, जिससे देश की शान पर आँच ना सके। तो देशवासियों को यहाँ पर ये मोटिवेशन दी जा रही है, प्रेरणा दी जा रही है कि जब भी देश पर ऐसा कभी मुसीबत आए कि जो दुश्मन है अगर वो देश की स्वतंत्रता पर, उसकी आन बान शान पर हमला करती है या फिर उसके लिए खतरा बनती है तो हर किसी को अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी देश की रक्षा करनी चाहिए। तो ये कविता ही जिसका नाम है कर चले हम फिदा, यानी वो सैनिक जो है ये बोलता है कि अब वो अपना बलिदान देकर इस देश पर अपने आप को फिदा करके चल रहे हैं और बाकी देशवासियों से ये अपेक्षा करते हैं कि उनके जाने के बाद ये कतार जो है कभी कम नहीं पड़ेगी देश की रक्षा को बचाए रखने के लिए, उसकी आन बान शान को बचाए रखने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी होगी, आपको जो हेल्प कर रही होगी परीक्षाओं के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्प कर रही होगी। टर्म 2 में एग्ज़ाम के लिए आपको ये बहुत हेल्प करेगी वीडियो। और अगर आपको वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और